एवरीवन वेलकम टू यूपीएससी प्रीप विद सुरेश। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम यूपीएससी डेडिकेटेड क्लास लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम टारगेट करेंगे प्रीलिम्स 2026 को। और ये जो आपका टॉपिक है महाजनपद, आज यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। इस बार भी जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था महाजनपद से। कभी इनकी लोकेशन पूछा जाता है तो कभी इनकी मैप्स से पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे इनकी कैपिटल क्या थी। कुल मिला के बात है महाजनपद से हमेशा क्वेश्चन बना था, इस बार भी क्वेश्चन बना था। तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैप के थ्रू जानेंगे अच्छे से। लोकेशंस अपने आती है मेंस और प्री में भी, दोनों में ही आती है। ये मेरे बारे में जानकारी है। 5000 प्लस स्टूडेंट्स को मैंने जो है मेंटोर किया है यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर आरएएस से संबंधित। एंड देन ये मेरे बारे में जानकारी है यूपीएससी से संबंधित। एंड देन ये पूरी डिटेल। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आज की अपनी जो एक क्लास है यूपीएससी प्रीप विद सुरेश में डिस्कस करेंगे महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे उनको। इनकी एक बार लोकेशन देखें तो हालांकि मैं मैप में आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट में सबसे ऊपर आ जाता है कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कोशला, मल्ल, वज्जी, ये सभी थे। तो ये आज की अपनी क्लास में रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एक बार सभी दोस्त शेयर कर दे, लाइक कर दे, और अच्छी क्लास लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। देखो दोस्तों, अभी क्या हुआ था, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। विद द रेफरेंस सेंसस इंडिया 600 टू 322 बीसी, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स टेरिटोरियल रीजन्स एंड देन रिवर ऑफ फ्लोइंग रीजन्स। तो इसका मतलब प्रादेशिक क्षेत्र थे और उस क्षेत्र में बहने वाली नदी। सपोज कि ये अस्मक था, मैंने आपको बताया है साउथ में पड़ता है। अभी इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। कंबोज जो अभी बताया था, अवंती एंड कौशल। तो अब इसमें पूछा गया है कि गोदावरी, विपाशा, महानदी और सरयू, ये नदी जो है ये जो नदियां हैं इस क्षेत्र में बहती है क्या? अगर नहीं बहती है तो सही से सुमेलित कीजिए, नहीं बहती है तो उसको गलत बताइए। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है। तो यानी अस्मक में क्या गोदावरी बहती है, कंबोज में विपाशा बहती है, अवंती में महानदी, या कौशल में सरयू। तो जो करेक्ट होगा इनमें से हमें बताना है। क्वेश्चन का पे जो पैटर्न आ रहा है ना फ्रेंड्स, ये अब चेंज हो गया है काफी। अब देखो, इसमें ऐसे नहीं पूछा है कि कौन सा सही है, इसमें पूछा है केवल एक सही है क्या। अब इनमें चारों में से एक। फिर पूछा है कि केवल दो सही है क्या, केवल तीन या चार। इस तरीके से थोड़ा सा हमें जो है पैटर्न को बदलते हुए देख पाएंगे। बहुत ही जबरदस्त जो है क्वेश्चन से। अब देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, 6 सेंचुरी बीसी की अगर हम बात करते हैं, 6 सेंचुरी बीसी में इस ये जो पीरियड था, इस समय इससे पहले हमारे सामने वैदिक एज आता है। वैदिक एज जो है ऋग्वैदिक एज एंड देन लेटर वैदिक एज में हम पढ़ते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड था ना, इस टाइम पीरियड के फ्रेम में हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलती चेंज। जैसे कि जो नोमेडिक लाइफ होती, कबायली जीवन होता है वैदिक काल का, उसकी बात करें तो वहां पर रहते हैं जन। जन जो एक तरीके से कबायली लाइफ स्टाइल रहती है, जिसमें ग्रुप ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस रहते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा बड़ा रूप आ जाता है, जिसको हम कहते हैं जनपदाज। ठीक है, जनपद आ जाते हैं इसमें। और जनपद में कुछ एक तरीके से गांव के समूह आ जाते हैं, काफी लोग इसमें रहते हैं, लेकिन ये भी एक छोटा रूप है। तो ये एक धीरे धीरे इनका जो है एक तरीके से विकसित अवस्था की तरफ ये बढ़ रहे हैं, शहरीकरण की तरफ ये बढ़ रहे हैं, लेकिन काफी स्लोली बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम जैसे जन को पढ़ेंगे मान लो, फिर जनपद रहेंगे। जन, बहुत सारे जन मिलकर के जनपदों के रूप में बनेंगे। और ये जनपद धीरे धीरे बढ़ करके महाजनपदों के रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यही एक प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसेस हमें देखने को मिलेगी जब महाजनपदों के रूप में, जिसको हम बोलते हैं द्वितीय नगरीकरण, क्या बोलते हैं इसको, सेकंड सिविलाइजेशन होती है, सेकंड अर्बनाइजेशन के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट अर्बनाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कहते हैं। तो इसका मतलब हमारे सामने एक चीज क्लियरली आ गई है कि जो 6 सेंचुरी बीसी को जब हम पढ़ेंगे तो काफी चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर लोहा जो होता है, आयरन, इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगी। अब इससे पहले जो राजा भी होता था, वो एक तरीके से लैंड का स्वामी नहीं होता था, उस पर रूल करता था, लेकिन वो कभी कभी सभा और समितियां, वैदिक काल की जब हम बात करते हैं, सभा और समिति जैसी एक कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता था, इसको हटा दिया जाता था। लेकिन अब प्रॉपरली राजा के पास में बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं। इस लाइफ स्टाइल जो है इनकी चेंज हो जाती है, इनका जीवन शैली स्थायित्व आ जाती है, कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, और बड़े क्षेत्रों पर ये विकास करने लगते हैं, बड़े क्षेत्रों पर आक्रमण करने लगते हैं, अपने क्षेत्रों का भी विकास करने लगते हैं। तो देखते हैं 6 सेंचुरी बीसी
पूर्व में लोहे के इस्तेमाल से कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया और कृषि के विकास से कबायली जीवन, जो मैंने बताया कि जो लोग नोमैडिक रहते थे, ग्रुप्स में, समूह में रहते थे, एक जगह से जिनका जीवन स्थायित्व नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, अब वो स्थायी निवास की जीवन शैली में ढल जाते हैं एक तरीके से। इन द 6th century BC, the use of iron brought about a change in agriculture and other economic activity ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है इसका विकास होने लगता है। जैसे कृषि का विकास होता है तो कृषि की वजह से अब ये लोग एक जगह रहने लगते हैं। कृषि के विकास के पीछे भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है लोहे का ही है। लोहे की वजह से एक तो खेती में गहराई तक जो है बोया जाने लगा। दूसरी तरफ जो जंगल थे उनको काट करके खेतों को या फिर फील्ड को खेती में कन्वर्ट किया जाने लगा, बड़े लेवल पर खेती की जाने लगी, जिससे उनके पास में इनकम का सोर्स ज्यादा आने लगा। उनके पास जैसे इनकम आई तो वो लोग बड़े बड़े नगरों का निर्माण करने लगे, बड़े बड़े सिटीज का निर्माण करने लगे और इनका लगातार एक्सपेंशन होने लगा। और इसी तरीके से इनमें एक राष्ट्रीयता की और अपनत्व की भावना भी आने लगती है और फिर बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण होता है इसी क्षेत्र में। ये एक इसकी थोड़ी सी जो है पृष्ठभूमि रहेगी, इसी तरीके से ये चलेगा। तो ये काफी ज्यादा रिवोल्यूशनरी टाइम है 6th century BC, जिसमें हम बात करें तो इस समय क्या होता है, क्षेत्रीय भावना जागृत होने लगती है और आर्यों के जनपदों और महाजनपदों में परिवर्तित होने लगते हैं। गंगा घाटी क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जैसे मैंने बताया कि दिस लीड टू अवेकनिंग ऑफ रीजनल सेंटिमेंट्स। इन लोगों में अब अपने रीजन को लेकर के इनके बीच में जो है एक तरीके से राष्ट्रीयता या फिर कह सकते हैं क्षेत्रीयता की भावना आती है। आर्यंस लोग जो पहले नोमैडिक रहते थे, अपने जनों में रहते थे, वो जनपदों में बढ़ने लगे, बिगन टू इन्फॉर्म इनटू दी जनपदा, और ये जनपद बड़े होकर के फिर महाजनपदों में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो एंड द प्रोसेस ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन बिगन इन द गंगन वैली रीजन। गंगन वैली रीजन जो है गंगा नदी घाटी, उसमें द्वितीय नगरीकरण हमें देखने को मिलता है। दोस्तों आपको बताता चलूं कि फर्स्ट नगरीकरण जो होता हुआ था उस सिंधु घाटी सभ्यता के समय को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के समय को प्रथम नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। चलो आगे देखते हैं। अब सेकंड अर्बनाइजेशन क्या है भाई, इसको समझते हैं। एक्चुअली वही चीज जो 6th century BC में, जैसा हम डिस्कस करें, 6th century BC में गंगा नदी घाटी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, जहां पर बड़े बड़े नगरों का निर्माण होता है। बड़े बड़े नगरों का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण चेंज ही है। जब बड़े नगरों का निर्माण हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो पहले इनकी लाइफ स्टाइल थी कैसी, रूरल ग्रामीण थी, अब वो सिटी के रूप में बनने लगती। इसीलिए सिटी जब उनका विकास होता है, बड़े नगरों का विकास होने लगता है, तो मतलब अर्बनाइजेशन होने लगता है। तो यहाँ पर राजस्व अधिशेष आ जाता है, पैसे की इनकम होने लगती है। तो इस वजह से बहुत सारे इसके रीजन रहते हैं जिसको हम पढ़ते हैं। तो द्वितीय नगरीकरण आ जाता है गंगा नदी घाटी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो हम डिस्कस किए, द यूज ऑफ आयरन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन में लोहे की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से भी यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ये कौन सी कल्चर थी, जैसे एनबीपीडब्ल्यू करके जो कल्चर होती है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये जो कल्चर होती है, उत्तरे काले चमकीले मृदभांड, ये एक वेयर्स जो होती है, एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है। जिससे कि हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे वेयर्स थे, कैसे जो है मृदभांड थे, उनसे उसकी आइडेंटिटी होती। आयरन एज की बात करें, 2nd century BC की बात करें, तो एनपीपीडब्ल्यू थे, जिनको कहा जाता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इज द स्पेशलिटी ऑफ द सेकंड अर्बनाइजेशन। इसकी ये विशेषता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। एलिमिनेट के लिए आ जाता है, मैसिंग के आ जाता है। तो जैसे कि यहां से क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है एनबीपीडब्ल्यू सेकंड अर्बनाइजेशन या 6th century BC, लाइक देन एनपीपीडब्ल्यू के बाद में फिर आ जाएगा रेड एंड ब्लू ब्लैक, सीधा ही आ जाएगा। और भी बहुत सारी जो कल्चर है उनका नाम पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। चलो आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा समझेंगे।
अब देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। यही वो टाइम पीरियड है जब हमें पहली बार जो कॉइन्स है उसको इमर्ज होते हुए देख पाएँगे हम। पंचमार्क कॉइन्स आल्सो स्टार्टेड इन दिस 6th सेंचुरी बीसी और इसी समय भारत के सबसे पुराने सिक्के जिनको ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सबसे पुराने सिक्के जिनको कहा जाता है और वो है पंचमार्क कॉइन। कौन से हैं? पंचमार्क कॉइन है। याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। पंचमार्क कॉइन्स जो है ये भारत के सबसे पुराने कॉइन्स में से एक है या कॉइन्स है पुराने, ठीक है, सबसे पुराने। और इनको पंचमार्क इसलिए कहा गया, जैसे आपको इसमें साइड में दिख रहा होगा, इन पर ये कुछ मार्क्स किए हुए हैं। ये इस तरीके का कॉइन है, इस पर कुछ मार्क्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ मार्क्स दिख जाएंगे। तो यानी कि इन पर कुछ मार करके, पीट करके या फिर हथौड़े से निशान करके जो चीजें इनग्रेव की गई है, उत्कीर्ण की गई है, उनको कहा जाता है पंचमार्क। हिंदी में बोले पंच किसको दिया जाता है? किसी को घायल किया जाता है, किसको आहत किया जाता है, किसी को दुख या चोट पहुंचाया जाता है, इसलिए वो आहत हो जाता है, तो इसका नाम हिंदी में आहत कहा गया। जबकि इंग्लिश में पंच मतलब हम पंच मारते हैं, किसी तरीके से उस पर निशान हो जाता है, तो वो पंचमार्क कॉइन्स हो जाता है। तो भारत के ओल्डेस्ट कॉइन्स की बात करते हैं अगर, ओल्डेस्ट कॉइन्स, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, पहले आप देखेंगे पीवाई की यूपीएससी के तो पता चलेगा। 6th सेंचुरी बीसी में शुरू होता है, ठीक है। अब इनमें ये किसके बने होते थे? ये मेटल्स के अगर बात करें यहाँ पर तो स्पेशली तो कॉपर, ठीक है, तांबे के ये होते थे ज्यादातर, सॉरी सिल्वर के ये ज्यादा होते हैं। सिल्वर के ज्यादा मात्रा में देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर कॉपर भी हमें देखने को मिला है, कहीं ना कहीं कॉपर के भी हमें मिले हैं। तो इसका मतलब पंचमार्क कॉइन्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस जो होंगे डिटेल में पढ़ेंगे, सोर्सेज में भी पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ महात्मा बुद्धा, जब महात्मा बुद्धा के जन्म की हम बात करते हैं तो 16 महाजनपदा हैज बीन फॉर्म्ड। तो 16th महाजनपद जो थे इनका निर्माण हो चुका था, राइट। इनके जन्म से पहले, महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले, राइट। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, जब हम बुद्धाज को पढ़ेंगे उस समय पूरी डिटेल और समझेंगे। तो अब यहाँ पर कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उनमें इन महाजनपदों के नाम मिलते हैं। जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय, द नेम्स ऑफ 16 महाजनपदाज आर फाउंड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय में इसका नाम मिलता है। जब जेनिस टेक्स्ट जो है उस भगवती सूत्र प्रकरण, इसको कहा जाता है, ये कौन सा है? द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदा इज ऑल्सो फाउंड इन द जैन टेक्स्ट। तो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें भी इसका नाम मिलता है। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, इसमें भी इन 16 महाजनपदों का नाम मिलता है। तो कुल मिला के महाजनपदास जो थे, ये बुद्ध के जन्म से पहले भी अस्तित्व में थे। कुछ बड़े जनपद जन थे, कुछ बड़े छोटे थे, कुल मिला के इनका फॉर्मेशन हो चुका था, राइट। चीजें समझ में आ रही है? बिल्कुल, आप देखेंगे पेपर उठा के तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगी इस नोट से। मैं फिर कह रहा हूं कि आप अच्छे से अपने साथ नोट्स बनाएं, समझने की कोशिश करें। अब इसके बारे में और जानते हैं। तो 16 महाजनपद जो थे ना, ये भाई महाजनपद आज कितने हैं? 16 है, 16, ठीक है। अब ये 16 है तो इसमें भी अलग अलग है। जैसे हम किसी में पेट्रियार्कल सिस्टम है या फिर बात करें मोनार्की सिस्टम है, ठीक है, राजतंत्रात्मक या मोनार्की है। तो किसी में कैसा है? रिपब्लिक यानी गणतंत्रात्मक है, ठीक। तो अब ये चीज यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कितने थे ये 14 थे, और ये कितने थे? ये 12 थे, 2 थे, ओके। तो टोटल कितने हो गए? 16 हो गए ना, 16 हो जाते हैं। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था 14 में थी और गणतंत्रात्मक व्यवस्था 2 में थी। अब इसमें बात करते हैं, तो इन 16 में से 10th महाजनपद जो थे, कहाँ थे ये? देखो यहाँ से देखेंगे हम, 16 राजतंत्रात्मक एंड 2 जो थे गणतंत्रात्मक, केवल 2 ही थे। अब ध्यान रखना, इनके लोकेशन समझेंगे। इनमें 2 कौन से? एक तो मल्लाज है, ठीक है, एक वज्जीज, ठीक है, एक वज्जी। ये दोनों हैं जी रिपब्लिकन स्टेट है, एक तरीके से गणतंत्रात्मक राज्य है, यहाँ महाजनपद माने गए थे। ये बात तो बिल्कुल क्लियर आपके। अब इनकी लोकेशन की जब बात करते हैं हम, जैसे इंडिया हमारा प्यारा भारत देश है, ये आप लोगों को हिस्ट्री के स्टूडेंट है या फिर अब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। आप हिस्ट्री के हो या फिर ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस को मोटा मोटी आपको जो है मैपिंग आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ से, तो हमने देखा है कि जो इंडस रिवर है ये यहाँ से बह रही है, ठीक है। इधर सरस्वती, या फिर ये जो रीजन आ जाता है ना पूरा का पूरा, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? गंगेन रिवर एरिया,
ठीक है, गंगा नदी घाटी का जो क्षेत्र मान लिया जाता है इसमें। ये बात आपके समझ में आ रही है? किसी को कोई समस्या थोड़ी है? ठीक है, तो इस क्षेत्र में कितने थे टोटल? 16 में से, इनमें से 16 में से जो है 10 आ जाते हैं, एंड देन जो लास्ट बच जाएंगे 6 जो बच जाएंगे, जिसमें से 2 तो इधर नॉर्थ वेस्ट में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक साउथ में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, अश्मक। अस्मक हो जाएगा, यहाँ पे एक अवंती आ जाएगा, इधर एक चेदी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ कुरु और मत्स्य वाले आ जाएंगे। तो ये पूरे के पूरे कुल मिला के 6 जो महाजनपद थे, ये गंगा नदी घाटी में नहीं थे, बाकी 10th जो थे गंगा नदी घाटी में थे। तो आउट ऑफ द 16 महाजनपद, 14 वर monarchy and then 2 were republican, Vajji and Malas. Out of these 16, in 16 में से 10 क्या थे, महाजनपद वर लोकेटेड इन गंगन वैली, एंड देन अस्मक, अवंती। इनकी बात करें कौन कौन से थे जो गंगा नदी घाटी में नहीं थे, इसमें अस्मक, अवंती, जैसे मैंने आपको बताया, गांधार, कंबोज, इसके बाद चेदी एंड मत्स्य वर नॉट लोकेटेड इन द गंगन वैली। ये बात हम मैप पे समझेंगे, अभी इधर मैप आ जाएगा आपके सामने, उस पर भी समझेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ड्यूरिंग द महाजनपदाज पीरियड, टू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस की तो 2 पॉलिटिकल सिस्टम्स हुआ करते थे, इंस्टीट्यूशंस हुआ करती थी, जिसको हम क्या कहते थे, सभा और समिति कहा जाता था। ये अब खत्म हो गई है, began to decline because the tribe assemblies could not accommodate themselves appropriate within the original structure of large territorial states। तो ये बात आपकी क्लियरली समझ में आ गई कि होता क्या है कि 2 आर्यों की राजनीतिक संस्थाओं, जिसमें एक तो सभा होती है और एक समिति का होती है, इन दोनों का क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है यहाँ पे, या फिर ये खत्म होना, बिल्कुल लास्ट फेज में चले जाते हैं। जो पहले वैदिक काल में राजाओं को अपॉइंट करने में, उनको हटाने में जिनका काफी महत्वपूर्ण रोल होता था, अब वो संस्था है बिल्कुल डिक्लाइन फेज में चली जाती है। अब शहरीकरण आने लगते हैं, जहां पर इनका इंपोर्टेंस खत्म हो जाता है। अब राजा युद्ध लड़ने लगता है तो अपने क्षेत्र विस्तार के लिए अब राजा की पावर ज्यादा हो जाती है। तो ये जनजातीय सभाएं वृहद भूभागीय राज्यों के संगठन में उपयुक्त रूप से समायोजित नहीं हो पाए, दैट्स इनका डिक्लाइन होने लगता है। चलो आगे देखते हैं, ये आ जाता है 16 महाजनपद। ये जो मैप है ये एनसीईआरटी से लिया गया है, डायरेक्ट आप देख पाएंगे। तो हम देख रहे थे, जैसे लोकेशन की बात कर रहे थे, तो ये कंबोज आ जाता है, ठीक है, ये कंबोज आ जाता है, ये गांधारा आ जाता है जो नॉर्थ वेस्ट का पड़ता है। कभी कभी इनकी लोकेशन पूछ ली जाती है कि नॉर्थ टू साउथ इनको लोकेट कीजिए, या फिर ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, जैसे भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये वाला कंबोज आ जाता है, ये गांधारा आ जाता है, एंड देन ये कुरु है, कुरु आ जाता है, देन ये मत्स्य आ जाता है, मत्स्य के बाद में ये अवंती आ जाता है, अवंती के बाद में दक्षिण भारतीय एकमात्र महाजनपद की बात करें तो ये आ जाता है अश्मक। ठीक, यहां तक पूरे क्लियर है। अब आ जाता है गंगन वैली के कुछ, जैसे चेदी है, ये गंगन वैली में नहीं आता है। तो अब गंगन वैली में आ जाएंगे, जिसमें पांचाल है, सूरसेन आ जाता है, वत्स आ जाएगा, कौशल आ जाएगा, मल्ल जो रिपब्लिक था, वज्जी भी, ठीक है, इनकी लोकेशन समझ लो आप एक बार। मगध, अंग, इन दोनों के बीच में मगध और अंग को अलग करने वाली रिवर का नाम है चंपा, और चंपा क्या है, अंग जो महाजनपद है इसकी कैपिटल भी है, ठीक है। इसके बाद काशी आ जाता है, और ये पूरे के पूरे 16 महाजनपद आज की एक लोकेशन है बेसिक, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। अब देखते हैं आगे, ये कौन से, कहां से, इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, बेसिक चीजें समझेंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अकॉर्डिंग टू अंगुरता निकाय, 16 महाजनपद में जैसे काशी है, काशी की कैपिटल हुआ करती थी वाराणसी, वाराणसी इनकी कैपिटल हुआ करती थी। इसको वाराणसी इसलिए कहा जाता था कि वरुणा और एक प्लस 80 रिवर नाम थी, 80 रिवर, ठीक है, 80 रिवर थी यहाँ पे, इसलिए इनको क्या कहा जाता था, वाराणसी कहा गया था। कौशल, कौशल जो था, ये बात करें तो ये वही है जो अयोध्या था, उसी को कौशल कहा जाता था। ये इसकी 2 कैपिटल हुआ करती थी, नॉर्दर्न कैपिटल सारावस्ती एंड साउदर्न कैपिटल कुशावती, ये भी याद रखना है। अंग जिसको हमने अभी डिस्कस किया था, उसकी कैपिटल हुआ करती है चंबा, जो ईस्टर्न, सबसे ईस्टर्न ईस्टर्न महाजनपदों में से है, ये सबसे ईस्टर्न है ये वैसे। मगध की बात करें, इसकी कैपिटल हुआ करती थी ग्रीव्रज और राजगृह, तो ऐसे कह सकते हैं चंपा और राजगृह के बीच की कैपिटल कौन सी आ जाती है, सॉरी, मगध और अंग महाजनपद जो, इनको कौन सी जो है रिवर अलग करती है, चंपा आ जाती है। आगे बात करें तो वत्स,
और वत्स की कैपिटल हुआ करती थी कौशाम्बी। वज्जी जो था ये रिपब्लिक था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इसकी भी दो कैपिटल थी, एक तो वैशाली और मिथिला। मल्ल की कुशीनारा और पावा। अवंती जो उज्जैनी वाला क्षेत्र है, आज एमपी में है, तो उत्तरी अवंती की कैपिटल तो उज्जैन ही थी। साउदर्न अवंती जो था इसकी कैपिटल माहिष्मती मानी जाती है। और बात करते हैं अश्मक, तो इस अश्मक की जो कैपिटल थी वो पोर्टन या फिर पोर्टली मानी जाती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चीजें समझ पा रहे हैं ना कि कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तो यहां से डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए, काशी, वाराणसी, कोशला, दो कैपिटल है, नॉर्दर्न कोशला श्रावस्ती, साउदर्न कोशला कुशावती। और इसकी बात करते अंग कैपिटल, अंग स्टेट सॉरी, अंग महाजनपद की कैपिटल जो थी चंपा थी। मगधाज की गिरिव्रज और राजगृह, वत्स की कौशाम्बी, वज्जिका, वैशाल एंड मिथिला, मल्लाज की कुशीनारा एंड पावा। अवंती जो मैंने लोकेशन में बताया है दोनों ही, नॉर्दर्न अवंती की उज्जैनी, साउदर्न अवंती जो है माहिष्मती। चेदी की सब जो है सोतिवती, जिसको हम सुक्तिमती भी बोलते हैं। अश्मक जो है सबसे साउदर्न में स्थित एकमात्र महाजनपद, जिसको पोर्टन कहा गया है। इनके बारे में डिटेल में हम समझेंगे कि इनकी डिटेल क्या है एक्चुअली। ठीक है, कि ये कौन सी, इस बार जो क्वेश्चन आया था कि कौन सा महाजनपद किस रिवर के किनारे पर अवस्थित है, ऐसा करके, तो क्योंकि मैचिंग वाला था तो उनको भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। कुरु जो महाजनपदास था इसकी कैपिटल हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। पांचाल जो था इसका, नॉर्दर्न पांचाल का इछत्र एंड देन साउदर्न पांचाल कांपिले इसको कहा जाता था। मत्स्य का विराटनगर और जिसको विराट भी कहा जाता था। सूरसेन जो मथुरा वाला एरिया है। गांधार, तक्षशिला जो सबसे ईस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न का जो है एक महाजनपद है। और कंबोज भी नॉर्थ वेस्टर्न, जिसकी कैपिटल हुआ करती थी हाटक या फिर राजपुर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इनकी बेसिक चीजें हमने समझ ली, कैपिटल एंड देन महाजनपदों के नाम जो मैंने आपको मैप पे समझा है, इनकी कैपिटल को समझा दिया। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या हुआ था, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन ये आया था, with the reference to ancient India 600 to 322 BC, consider the following, तो territorial region and then river following the region, कि अस्मक है तो इसमें कौन सी रिवर बहती है, गोदावरी, या फिर कंबोज में विपाशा बहती है क्या, अवंती में महानदी महानदी बहती है क्या। ठीक है, अवंती में महानदी बहती है क्या, तो अगर बात करें कोशला में सरयू बहती है क्या। तो यहां से हमें क्वेश्चन को सही करना है। तो अब तक आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को ही समझेंगे, हम डिटेल में जानेंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से एलिमिनेट हो जाएंगे। आंसर कमेंट में जरूर करके मुझे बताएंगे आप कि हाँ हमारे क्वेश्चंस बैठ गए हैं। चलो देखते हैं। अब इसमें ऑप्शन में यहाँ देखेंगे, यहाँ पर काशी नहीं है। ठीक है, 16 महाजनपदों में बड़ा महाजनपद था एक काशी, जिसको हमने लोकेशन देखी थी इसकी। तो देखो इसकी बात करते हैं तो वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में, जहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो अभी लोकसभा में इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यहाँ से काशी से ही है, बनारस से हैं। ये बड़ा महाजनपद था और इस समय काफी बड़ा महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। इसका नाम काशी वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा बिफोर द राइज ऑफ मगध। जब मगध का राइज नहीं हुआ था उससे सबसे पहले ये काफी इंपॉर्टेंट था। इट्स कैपिटल वाराणसी, लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ वरुणा एंड अस्सी। तो इनकी जो कैपिटल है ना वाराणसी, जैसा मैंने आपको बताया था, वो वरुणा रिवर और अस्सी रिवर जो है दोनों के मिलने के स्थान पर, जिनको कहते हैं ना संगम पर ये अवस्थित है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वाराणसी इसको कहा गया है। ब्रह्मदत्त वाज पावरफुल रूलर है। ब्रह्मदत्त जो है यहाँ का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था। बेसिक चीज हमारे समझ में आ गई। अब क्या है इंपॉर्टेंट, ये जो काशी जो था ये किसके लिए फेमस था, ये कॉटन एंड सूती और रेशमी वस्त्रों के लिए फेमस था। ये चीज ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, काशी किस चीज के लिए फेमस था, कॉटन के लिए फेमस था। लेकिन कॉटन के कपड़े, साथ ही में रेशमी वस्त्र और घोड़ों के व्यापार के लिए भी ये फेमस था। तीन चीजों के लिए फेमस था, ध्यान रखना है। चलो अब देखते हैं कोशला, जिसको हम बात कर रहे थे, अयोध्या। काफी इंपोर्टेंट है, आपको यहाँ पे मैप में मिल जाएगा कौशल कहाँ पे पड़ता है भाई, दिख रहा है किसी को, ये रहा। ठीक है, कौशल, इसकी जो कैपिटल थी अयोध्या, इसको सोरा इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता था, अयोध्या कहा जाता था। अयोध्या काल में तो वर्तमान में फैजाबाद जो है ना उत्तर प्रदेश का, उसके आसपास का क्षेत्र कौशल था। और नॉर्दर्न कौशल की जो कैपिटल हुआ करती थी, जैसे कौशल टू पार्ट्स में डिवाइड था, तो इसमें नॉर्दर्न कौशल की श्रावस्ती थी, साउदर्न कौशल की कैपिटल कुशावती थी। और रामायण काल में जो कौशल था ये
जैसा हमने रामायण में पढ़ते हैं, उसकी जो कैपिटल हुआ करती थी अयोध्या, और अयोध्या को क्या कहा जाता था? साकेत। इस अयोध्या को साकेत भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। बाद में अजात शत्रु जो था, इसने कौशल को जीता और मगध में इसको मिला लिया। अजात शत्रु बहुत बड़ा हरेक वंश का शासक था, इसने अजात शत्रु ने कौशल पर आक्रमण किया और उसको मिला लिया। श्रावस्ती की पहचान जो की जाती है ना, महेत नाम से एक गांव से की जाती है श्रावस्ती की, और जेतवन विहार जो है ये सहेत नाम से। तो आपने कभी सुना होगा, ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ है भाई, ये डायरेक्ट आप देखेंगे पीआई को उठा के तो सहेत महेत करके आता है। ये सहेत महेत क्या है, तो इसकी कंपैरिजन किससे की जाती है? तो वर्तमान में श्रावस्ती और जेतवन विहार से कही जाती है, और इसीलिए इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया? सहेत महेत, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ये आपके अभी प्रीलिम्स वाले पेपर में आया था। सरयू नदी कौशल राज्यों को दो भाग में बांटती है, इसका मतलब क्या हुआ? तो द रिवर सरयू डिवाइडेड कोसलाज किंगडम इनटू टू पार्ट्स। तो पहला एक तो आंसर हमारा बन जाता है, क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन यही था, है क्या इसमें? कोसला एरा और कौशल सरयू, इसका मतलब एक एलिमिनेशन हमारा सही हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बैठा है आपका, ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन सही हो गया, तो इसका मतलब क्या? क्या एक, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार, मतलब पूरे आगे, यानी हमें पूरे फैक्ट पता होने चाहिए तभी हम इसको सही कर सकते हैं, ऐसे नहीं होगा ये सही, ठीक है। आगे देखते हैं, अंग महाजनपदा की अगर हम बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बार बार मैं मैप की बोलता हूं आप लोगों से, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत देश है, और ये यहाँ पर इसकी लोकेशन हम मान लेते हैं अंग, ठीक है, ये अंग है, ठीक है। यहां से एक रिवर बह रही है और इसको कहा गया है, क्या कहा गया है भाई? चंपा। और इधर कौन सा महाजनपद है? मगध, ठीक है, इधर मगध है। तो इन दोनों के बीच का जो डिवाइड, इनकी बाउंड्री बनाती है, वो कौन सी है? चंपा रिवर है। तो इसकी लोकेशन, प्रेजेंट में लोकेशन है भागलपुर बिहार और मुंगेर, राइट, जिले में। अंग जो है, ब्रह्मदत्त ने अध्यय को पराजित किया, किंतु अंत में बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। तो देखो, अजात शत्रु ने कौशल को मिलाया था अंग में, और उसी तरीके से बिंबिसार ने अंग को भी मगध में मिला लिया, और इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी चंपा। ये भी याद रखना है, जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे तब और भी डिटेल पढ़ेंगे। बुद्धकालीन 6 बड़े महानगरों में से एक था, क्योंकि ये सेकंड सेंचुरी बीसी जो थी, सेकंड सॉरी 6 सेंचुरी बीसी जो थी, ये सेकंड अर्बनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जहां पर बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ था, जिनमें से एक बड़ा नगर अंग की कैपिटल थी चंपा, ये भी थी। तो द प्रेजेंट लोकेशन बिहार मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अंग रूलर्स ब्रह्मदत्त डिफीटेड टू अध्यय एंड देन अल्टीमेटली बिंबिसार मर्ज्ड अंग विद द मगधा। इट्स कैपिटल वामी, चंपा एक्चुअली is count among the 6 big cities of Buddha's time, whose construction plan was made by आर्किटेक्ट महागोविंद। और इसका जो प्लान किया गया था ना, चंपा नदी अंग और मगध के बीच सीमा का निर्धारण तो करती करती है, साथ ही में महागोविंद जो था, इसका आर्किटेक्चर था, किसका था भाई साहब? इस चंपा का, जो चंपा कैपिटल हुआ करती थी अंग की, इसका आर्किटेक्चर था महागोविंद, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, किनके बीच में सीमा निर्धारण कौन सी रिवर थी? वो थी चंपा। समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं। अब आता है सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल, मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। इसके बाद में अन्य महाजनपदों का विलय कर दिया। इसमें ही जैसे हमने देखा था कि पहले कि द मगधा वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, आज इट लेटर मर्ज टू अदर जनपदास। और जो प्रेजेंट लोकेशन इसकी है, वो है पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ज्यादातर महाजनपदों का एरिया बिहार, वर्तमान में बिहार स्टेट में पड़ता है। हम बात करते हैं, तो द फर्स्ट मेंशन ऑफ अंग एंड मगधा इज फाउंड इन द अथर्ववेदा। इनकी जानकारी हमें पहली बार अंग और मगध का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद और पंचशील ब्राह्मण में यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया? व्रात्य। एक चीज तो हमें समझ में आ गई है, मगध साम्राज्य जो था, मगध महाजनपद जो था, बहुत बड़ा महाजनपद था। इसमें अंग को भी मिला लिया गया था, इसमें इसी में कौशल को मिला लिया गया था, बाद में इसमें अवंती को भी मिला लिया जाएगा, और ये बहुत बड़ा या फिर सबसे पावरफुल जो है एक महाजनपद के रूप में सामने आ जाएगा, राइट। तो इन द अथर्ववेदास एंड पंचशील ब्राह्मण द रेजिडेंट्स हैव बीन कॉल्ड वर्ते।
तो यहाँ के रहने वाले को क्या कहा जाता था? व्राते कहा जाता था। व्राते का मतलब ऐसे लोग जो खेती, पशुपालन और व्यापार करते हैं, ठीक है? ऐसे व्रते इनका काम करने वाले को व्राते कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं। फिर आ जाता है वत्स महाजनपद। ये भी बड़ा महाजनपद था, वत्स। और ये इलाहाबाद यूपी में है। यूपी का कौन सी स्टेट है? इलाहाबाद एंड बांदा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं यूपी के। इलाहाबाद एंड बांदा डिस्ट्रिक्ट में यह अवस्थित है। द किंग ऑफ वत्स कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्धास। तो वत्स जो था ना, ये उसके समय था। इट वाज उदयन ऑफ पूर्वा डायनेस्टी। तो गौतम बुद्ध का समकालीन वत्स का राजा जो था, वत्स क्योंकि महाजनपद था, इसका जो राजा था पौरव वंश का उदयन था। ये बात समझ में आ गई। तो एक चीज तो हमारी क्लियरली समझ में आ रही है कि गौतम बुद्ध के समय का जो पौरव वंश का राजा हुआ करता था वो उदयन हुआ करता था। वत्स का राजा बात जब आती है, पहली बात। दूसरी बात की बात करें, द फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क पिंडोल इनिशिएटेड उदयन इनटू बुद्धिज्म। ठीक है, तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क था पिंडेल, इसके द्वारा उदयन को बुद्धिज्म में जो है इनिशिएट किया गया, उसको दीक्षित किया गया। चंद प्रद्योत डॉक्टर वासव दत्ता वाज मैरिड टू उदयन। चंड प्रद्योत जो था, उसकी पुत्री वासव दत्ता का विवाह उदयन से होता है। और इसी कहानी के आधार पर भास ने एक बहुत बड़ा प्ले बनाया था, एक बड़ा नाटक लिखा था, स्वपन वासव दत्ता उसको कहा जाता है। साथ ही साथ में अर्श के नाटक था रत्नावली प्रियदर्शिका, इसमें भी उदयन की जानकारी हमें देखने को मिलती है। वत्स की जो कैपिटल थी वो कौशाम्बी थी, और कौशाम्बी को लखपति व्यापारियों को नगर कहा जाता था। तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गई थी, वत्स जो महाजनपद था यहाँ का कैपिटल हुआ करता था कौशाम्बी। और बुद्ध के समय यहाँ का राजा था उदयन। चंड प्रद्योत जो था उसने अपनी पुत्री वासुदत्ता का विवाह इसी उदयन से के साथ में किया था। और इन दिन दोनों की कहानी जो मिलती है हमें, वो भास ने एक नाटक लिखा था और जिसको कहा जाता था स्वपन वासव दत्ता। और ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब आता है वज्जी, और ये था, ये भी क्या था? ये रिपब्लिक था। तो वज्जी मीन्स कैटल रेयरिंग कम्युनिटी। ठीक है, वज्जी लिटरेरी मीन्स कैटल रेयरिंग कम्युनिटी, पशुपालक समुदाय था। यह एक 8 राज्यों का संघ हुआ करता था। इट वाज एन यूनियन ऑफ 8 स्टेट्स एंड अपार्ट, इसके अलावा वज्जी लिच्छवीज ऑफ वैशाली, विदेह ऑफ मिथिला एंड जातका ऑफ कुंडग्राम वर फेमस। तो इनके जो 8 राज्यों के संघ में की बात करते हैं तो इनमें थे वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के ज्ञातरक थे। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगध और वज्जी के मध्य गंगा नदी जो है सीमा का निर्धारण करती थी। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन और भी बन सकता है। तो जो मगध कैपिटल थी, मगध महाजनपद था बड़ा, इसके बीच में और वज्जी के बीच में, इन दोनों के बीच में एक नदी बहती थी, जो इन दोनों की इधर मगध आ जाएगा और इधर वज्जी आ जाएगा। वो कौन सी थी? गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी इनकी सीमा का निर्धारण करती थी। ये चीज हमें बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं मल्लास। तो मल्ल की जब बात करते हैं तो ये भी ईस्टर्न यूपी में के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दिस दिस स्टेट लोकेटेड इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न यूपी, राइट। और इसकी बात करें, इसकी दो कैपिटल, दो ब्रांचेज हुआ करती थी, जिससे मल्ल हो पावास एंड मल्ल हो कुशीनारा, इसीलिए इसकी दो कैपिटल थी, पावा और कुशीनारा। मल्ल महाजनपद की कैपिटल कितनी थी? 2 थी, जिनमें एक तो मल्ल थी, सॉरी पावा थी, एक कुशीनारा थी, क्योंकि इसकी दो ब्रांचेज हुआ करती थी, पहली बात। देन सेकंड आता है अवंती। अवंती कहाँ पड़ता है प्रेजेंट में? एमपी में, रीजन ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल मालवास। मालवा प्रदेश भी यूपी में ही, सॉरी एमपी में पड़ता है, इसलिए इसका पूरा का पूरा क्षेत्र आ जाता है। जैसे बात करेंगे ये वाला रीजन आ जाता है वो, ठीक है, मालवास। तो कौन सा? रीजन ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल मालवास, पश्चिम और मध्य मालवा में ये क्षेत्र है। इसकी दो कैपिटल हुआ करती थी, उज्जैनी, ठीक है। एक तो जो अवंती का नॉर्दर्न पार्ट था उसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी, ठीक है। जिसकी हम बात करते उज्जैनी। साउदर्न की बात करते हैं तो इसकी माहिष्मती कैपिटल हुआ करती थी। इन दोनों के बीच में एक रिवर बहा करती थी जिसको कहा जाता था बेत्रवती रिवर। तो एक और चीज यहाँ से ये भी क्वेश्चन बना है, द बेत्रवती रिवर फॉलोड बिटवीन द टू कैपिटल्स ऑफ अवंती। अवंती क्वेश्चन यही था ना, एक बार फिर से आते हैं उसी क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन, क्या था? अवंती। क्या अवंती महानंदी है क्या? यहाँ पे गलत है, ये गलत हो गया। तो 1 2 एंड 3 तो हमारे, अब एक तो ये भी गलत हो जाता है, सॉरी ये तो नहीं, चार, सभी चार तो गलत हो जाते हैं, सभी चार वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। अब बच रहे हैं हमारे पास में दो ही ऑप्शन केवल, ये सॉरी 3 ऑप्शन बच रहे हैं, क्योंकि
जो अवंती है वो महानदी के किनारे महानंदी के किनारे न होकर वेत्रवती रिवर के किनारे पर अवस्थित है, उनके बीच में ये बहती है। ये बात तो हमारे समझ में आ जाती है। अवंती की दोनों राजधानियों के बीच में वेत्रवती नदी बहती है, ये बात क्लियर। अब आते हैं, आप इसका आंसर कमेंट में करेंगे। चेदी आ जाता है और चेदी की जो प्रेजेंट लोकेशन है वो बुंदेलखंड और उसका सीमावर्ती क्षेत्र आ जाता है। महाभारत काल में जो शिशुपाल था वो चेदी वंश का शासक था, चेदी यहाँ का शासक था, और जो श्री कृष्ण भगवान थे उन्होंने इसका वध किया था। तो मॉडर्न बुंदेलखंड इट्स एडजेंक्ट एरिया महाभारत आज पीरियड रूलर शिशुपाल, जो महाभारत में पीरियड था उस समय यहाँ का राजा हुआ करता था चेदी वंश का शिशुपाल, और बाद में श्री कृष्ण भगवान ने इसको जो है वध कर दिया था, इसको मार दिया था। अब आता है अस्मक, और ये यहां पर पड़ता है, साउथ में पड़ता है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो यह गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। पहली बात, केवल अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। बुद्ध काल में अवंती ने अस्मक को जीत लिया था। तो अवंती जो इसके नॉर्थ में था, इसने इसको जो है जीत लिया था। तो इट वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। ओनली अस्मक महाजनपदा वाज सिचुएटेड इन साउथ इंडिया। इन बुद्धाज पीरियड अस्मक वाज कॉन्कर्ड बाय अवंती। तो हमने एक एक करके 10 महाजनपदों को डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन अस्मक का नहीं आया था, अस्मक का क्वेश्चन आया नहीं था, तो इसका हमें याद तो रखना है, ठीक है। अस्मक आया था भाई, अस्मक आया था, ये रहा अस्मक, तो ये भी करेक्ट हो गया, अस्मक करेक्ट हो जाता है अपना। कहां पे था ये अस्मक? गोदावरी, गोदावरी रिवर है। क्वेश्चन भी क्या ही था? क्वेश्चन भी यही था, आप देखेंगे एक बार, क्वेश्चन भी गोदावरी। तो इसका मतलब हमारा कितने करेक्ट हुए? एक तो ये भी करेक्ट हो जाता है, ठीक है, और ये भी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि दो तो सही है, दो सही है, ठीक है, दो सही है, एक भी सही, तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। अब दो ही ऑप्शन बच रहे हैं हमारे एलिमिनेट करने के लिए, है ना। दो ही ऑप्शन बच रहे हैं कि दो तीन, भाई एक तो गलत हो ही गया ऑलरेडी। कौन सा गलत हुआ? थर्ड वाला। तो अब तीन ऑप्शन बच रहे हैं, इनमें दो ऑप्शन और बच रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट में। चलो अब देखते हैं कुरु। मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र जन्मेजय की राजधानी हस्तिनापुर में थी। अब आता है एक और काफी पावरफुल, पांचाल। जो पांचाल था, इसमें ये कौन कौन सा क्षेत्र है? यूपी का है, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी के, यूपी स्टेट के, वो इसमें आ जाते हैं। और गंगा नदी जो है ना, इस राज्य को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, और इसका ही एक बहुत ही पॉपुलर एरिया आता है, वो है कन्नौज। और कन्नौज नगर को ही कान्य कुब्ज भी कहा जाता था, इसी को महोदय नगर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको? कान्य कुब्ज और महोदय नगर भी कहा जाता था, ठीक है। पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना पुरूरवा जो था इसके पुत्र थे आयावसु ने की थी। और कुरु जो महाजनपद था, पांचाल का एक संघ राज्य था। कुरु पांचाल का ही एक अलाई था, संघ राज्य माना जाता है। समझ में आ गई चीजें? चलो, कुरु वाज यूनियन स्टेट ऑफ पांचाल। नेक्स्ट, मत्स्य, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट महाजनपद। जयपुर, अलवर और भरतपुर का प्रेजेंट की बात करते हैं, तो इसकी जो कैपिटल थी विराटनगर थी। अंत में मत्स्य का विलय भी मगध में कर लिया जाता है, और इसलिए मगध सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इसका वर्णन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इट्स कैपिटल वाज विराटनगर। इवेंचुअली मत्स्य मर्ज्ड विद द मगधास, द फर्स्ट मेंशन ऑफ मत्स्य इन फाउंड ऋग्वेदा। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि इसमें मगध में एक तो मत्स्य भी मिल जाता है, अंग भी मिलेगा, ठीक है, अवंती भी मिल जाता है, कौशल भी मिल गया, बड़े बड़े महाजनपद, और इसलिए ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। क्या हो जाता है? मगध। यहाँ के राजा सभी पर आक्रमण करते थे, कभी इनके वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, कभी किस तरीके से, लेकिन इसको अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। सूरसेन वाला क्षेत्र जो है आधुनिक ब्रज प्रदेश जिसको कहा जाता है, ब्रज प्रदेश जो है इसमें आ जाता है। और ब्रज वाला मतलब आगरा, मथुरा के आसपास का क्षेत्र, यदुवंश का यहाँ शासन था। श्री कृष्ण यहाँ के राजा हुआ करते थे। बुद्ध के समय यहाँ का राजा अवंती का पुत्र था,
और जो अवंती का पुत्र था, जो कौन था, बुद्ध का ही शिष्य था। ग्रीक लेखक सूरसेन महाजनपद को मथुरा कहते हैं, मतलब वही मथुरा वाला एरिया। तो यदु डायनेस्टी रूल्ड हियर फर्स्ट टाइम। देन सूरसेनाज की बात करें, कृष्ण वाज द किंग हियर ड्यूरिंग द बुद्धाज टाइम। बुद्ध के समय यहाँ का जो राजा था, अवंती का सन था, हु वाज द बुद्धाज डिस्पाइल, यानी उनका शिष्य था। ठीक है, ग्रीक राइटर्स इसको, इसकी कैपिटल जो है मथुरा बताते हैं। अब आता है गांधार। और गांधार की जैसे हमने लोकेशन देखी थी, गांधार की जो लोकेशन देखी थी, नॉर्थ वेस्ट में अवस्थित है ये। और इसकी जो कैपिटल हुआ करती है, ये क्या थी, तक्षशिला। इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी तक्षशिला। तो रामायण के अनुसार इसकी कैपिटल तक्षशिला थी। जो भरत जो हुआ करते थे श्री राम जी के भाई, उनके पुत्र थे तक्ष, उनके द्वारा इसकी राजधानी बनाई जाती है तक्षशिला, पहली बात। एंड देन पुष्कलावती इसका दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। द सेकंड, द पुष्कलावती वाज द सेकंड मेजर सिटी यहाँ की। एंड देन किंग पुष्कर सारिन ऑफ गांधार डिफीटेड किंग चंद्रप्रद्योत ऑफ अवंती। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को पुष्कर सारिन ने पराजित कर दिया था। अब इसीलिए पुष्कर सारिन सेंट अ मैसेंजर टू द कोर्ट ऑफ मगध किंग बिंबिसार। पुष्कर सारिन जो था, इसने मगध के उस समय के राजा बिंबिसार, तो इसके दरबार में दूत भेजता है। एंड ये पैदल चल करके बुद्ध के दर्शन करने के लिए भी जाता है। तो पुष्कर सारिन केम ऑन फुट टू सी बुद्धास, राइट। उनके दर्शन करने के लिए महात्मा बुद्ध के ये पैदल चल करके आते हैं, जो बहुत बड़ी एक कहानी रहती है। बेसिक चीजें हमें आपको बता रहे हैं। तो प्रेजेंट लोकेशन आपको समझ में आ गई कहाँ है, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि नॉर्थ वेस्ट भारत के। नेक्स्ट आता है कम्बोज, जो इसी के नॉर्थ थोड़ा सा और भी ऊपर बढ़ जाता है। दक्षिण पश्चिम कश्मीर की हम बात कर सकते हैं। कपिशा के आसपास का जो क्षेत्र है, कोटिले ने इस कम्बोज को वार्ता शास्त्रोपजीवी, वार्ता में वही कृषि, पशुपालन और व्यापार करने वाले लोग शामिल हो जाते हैं, और शस्त्रों द्वारा जीविका चलाने वाला इसको कहा जाता है। कम्बोज अपने घोड़ों के लिए विख्यात था। तो कम्बोज जो है ये भी नॉर्थ में ही पड़ता है इधर। अगर लोकेशन की बात करें तो द एरिया अराउंड साउथ वेस्टर्न कश्मीर एंड कपिसा वाज इन कम्बोज। कोटले हैड डिस्क्राइब द कम्बोज एज वार्ता शास्त्रोपजीवी दैट एग्रीकल्चर, एनिमल एंड द एनिमल हस्बेंड्री एंड कॉमर्स, ऑन वेपन्स का यूज ये करते थे। तो कम्बोज वाज फेमस फॉर इट्स एक्सीलेंट सोर्सेज, इसके एक्सीलेंट सोर्सेज के लिए फेमस था। तो दोस्तों ये एक बेसिक चीजें थी, जहां से अब ये चीज याद रखना, आप कितने भी पीवाई क्विज उठा के देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे, और अगर कोई महाजनपद आज से क्वेश्चन आया ना, तो यहाँ से बाहर नहीं गया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और आने वाले एग्जाम में भी अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, किस चीज के लिए फेमस था, कहाँ लोकेशन थी, और भी कि किस रिवर्स के, इनकी ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल और सभी पॉलिटिकली हमने चीजों को समझने की कोशिश की है। सेशन अच्छा लगे तो एक बार कमेंट करके, शेयर करके जरूर बताएं। थैंक यू।